जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल सकती है, वो भी एक कोयले को हीरे में बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.5 के बारे में जानेंगे और उससे पहले आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जैसे अद्वितीय हल की स्थिति में अगर a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं b1/b2 हो तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और तीसरा केस है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वज्र गुणन विधि का क्या फॉर्मूला होता है। वज्र गुणन विधि के लिए x बराबर फॉर्मूला जानते हैं v1c2 माइनस b2c1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। ये x निकालने के लिए है। फिर y के लिए फॉर्मूला है c1a2 माइनस c2a1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। अगर समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना के लिए बोले तो ये फॉर्मूला का x और y का मान ज्ञात करने के लिए x और y का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके पहले अगर केस फर्स्ट, अगर दिए गए समीकरण निकाय a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो इस स्थिति में दिए गए समीकरण का दिए गए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। और केस 2 में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण का हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अपरिमित इस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये याद रखना है, अनेक हल होंगे। केस थर्ड में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो इस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसका समांतर रेखा जाता है। ग्राफीय विधि से अगर हल करते हैं तो यह रेखा जो है समांतर जाता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट है, आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज आने वाले क्वेश्चन में होगा। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस तरह से क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। अभी मैंने पीछे जस्ट बताया है अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो उस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। और अगर अद्वितीय हल होगा किसी समीकरण का तो उस समीकरण का हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो पहला समीकरण लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का पहला सॉल्यूशन गिवन। पहला ये समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड।
तो यहाँ a1 और b1 निकाल लेंगे। a1 ये x का गुणांक होता है और b1 y का गुणांक होता है और c जो है अचर पद c1 होता है। तो अच्छी तरह से यहाँ a1 निकालेंगे। यहाँ a1 बराबर x का गुणांक 1, b1 बराबर -3 एंड c1 बराबर -3। और समीकरण सेकंड में a2 बराबर x का गुणांक 3 है और b2 -9 एंड c2 -2 होगा अचर पद। a1 b1 a2 b2 और c2 ये आ चुका है। अब चूँकि a1 बट्टा a2 निकाल लेंगे 1/3 और b1 बट्टा b2 -3 बट्टा -9 माइनस प्लस 3 एकम 3 3 9 1/3 एंड c1 बट्टा c2 -3 बट्टा 2 माइनस प्लस बराबर 3/2। अब चूँकि यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर 1/3 1/3 दोनों बराबर है, इसलिए b1 बट्टा b2 उसके बाद 3/2 बराबर नहीं है। b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। और इस स्थिति में केस थर्ड अभी मैंने बताया है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 रहे तो इस समीकरण निकाय का हल जो है कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय का दिए गए समीकरण निकाय का हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल रहता तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करते, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग नोट करेंगे अच्छी तरह से। अब दूसरा समीकरण स्क्रीन पे है 2x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर 8। क्वेश्चन 1 का दूसरा समीकरण 2x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर 8। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ a1 और b1 और c1 फाइंड करेंगे। है a1 बराबर 2, a1 बराबर समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 2 है, b1 बराबर y का गुणांक 1 एंड c1 बराबर 5 को बराबर इस साइड ले आएंगे -5 और a2 बराबर 3 है, b2 2 है, c2 -8 लिखेंगे। +8 को बराबर किस साइड ले आएंगे। ये a1 b1 c1 ये सब फाइंड हो गया है। चूँकि अब a1 बट्टा a2 निकालना है। a1 बट्टा a2 यानी 2/3, b1 बट्टा b2 1/2, c1 बट्टा c2 -5 बट्टा -8 माइनस प्लस या 5/8। चूँकि a1 बट्टा a2 2/3 है, b1 बट्टा b2 1/2 है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं है। तो इस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हल होगा। तो वही लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 है। तो इस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। का हल अद्वितीय होगा। और क्वेश्चन में लिख रहा है अगर अद्वितीय हो तो इस स्थिति में वज्र गुणन विधि से भी ज्ञात करें। वज्र गुणन विधि का हम x और y का फॉर्मूला जानते हैं। वज्र गुणन विधि से x बराबर क्या फार्मूला होता है, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हम b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब फाइंड किए हुए हैं। अपना मान पुट करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। वो x का मान हो जाएगा। फिर y के लिए चलेंगे, y के लिए तो y का फार्मूला हम लिखे थे c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1।
तो अभी मैं यहाँ भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाले हुए हैं, तो y यहाँ पे सब मान डालेंगे और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। वही हल करना था, हल हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 नंबर है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x + 3y = 7। दूसरा समीकरण a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इसमें a और b का मान ज्ञात करना है और रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए और a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसका सोल्यूशन गिवन लिखेंगे। 2 का पहला क्वेश्चन, 2 का पहला सॉल्यूशन गिवन। 2 समीकरण दे रखा है, 2x + 3y = 7। दूसरा समीकरण है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इस समीकरण में सबसे पहले यहाँ पर a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, HER हेयर समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। हेयर यानी a1 x का गुणांक 2 है और b1 y का गुणांक 3 है एंड c1 +7 को बराबर के इस साइड ले आएंगे, -7 हो जाएगा, वही c1 अचल पद -7 एंड a2 समीकरण 2 में x का गुणांक a + b है, a - b है और b2 y का गुणांक a + b है एंड c2 इस सब को जो है अचर पद को बराबर इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो जो प्लस है माइनस -3a + b है -b -2 है +2। ये फाइंड कर लिए। अब चूँकि a1 बटा a2 है या नहीं ये फाइंड करते हैं। a1 2, a2 है a - b एंड b1 बटा b2, b1 3 बटा b2 a + b एंड c1 बटा c2, c1 -7 बटा c2 -3a - b + 2। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या समीकरण जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये सब बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर सब लिखेंगे, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 बटा a2 का वैल्यू 2 बटा a - b है। a1 बटा a2 के जगह लिखेंगे 2 बटा a - b बराबर b1 बटा b2 के जगह लिखेंगे 3 बटा a + b बराबर c1 बटा c2 के जगह लिखेंगे -7 अपॉन -3a - b + 2। अब सबसे पहले इस दोनों का क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद इस दोनों का क्रिया कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 अपॉन a - b बराबर 3 अपॉन a + b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a + 2b बराबर 3a - 3b। अब यहाँ से a का मान निकालना है। सबसे पहले एक समान जाति वाले को एक साइड करेंगे तो 3a को इस साइड लेंगे, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2a - 3a -a, फिर 2b -3b को इस साइड लेंगे +3b, 2b + 3b + 5b बराबर 0 या a बराबर 5b। इसको जो है रखे हुए रहेंगे समीकरण फर्स्ट में। अब इस दोनों का क्रिया करेंगे तो होगा 3 अपॉन a + b बराबर -7 अपॉन -3a - b + 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 × 9 -3b + 3 दूना 6 बराबर -7a - 7b। अब -9a - 7a, -7a को बराबर के इस साइड लेंगे +7a, -9a है +7a है तो -2a बचेगा, -3b और -7b इधर लेंगे +7b और 7 में से 3 जाएगा तो +4b
और +6 को बराबर को साइड ले लेंगे -6, या माइनस कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, 2b बराबर -6, -2a माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4b बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 2 दिया 6, इसलिए a -2b बराबर 3। इसको जो है समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। अब या a बराबर 5 भी है, a के जगह 5 भी रख लेते हैं, 5 भी यहाँ रखेंगे, 5 भी में से 2 भी जाएगा तो 3 भी, 3 भी बराबर 3, इसलिए 3 भी बराबर 3, इसलिए b बराबर 3/3 कट के 1। अब इस b का मान को जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a बराबर 5 गुना b का वैल्यू 1, तो 5 गुना 1 यानी 5, a बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का दूसरा स्क्रीन पे आ रहा है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 2 समीकरण दिए हुए हैं, 3x + y बराबर 1, दूसरा समीकरण 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। तो k का मान याद करना है और जिसका कोई हल नहीं होना चाहिए। और कोई हल नहीं होने की क्या समीकरण निकाय हम बताए रखे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो, तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का हल कोई हल नहीं होता है। तो वही समीकरण निकाय का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे और के का मान यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 2 का दूसरा है, सॉल्यूशन गिवन। 2 समीकरण दिए हुए हैं, 3x + y बराबर 1, दूसरा है 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। देन के का मान फाइंड करना है। देन के बराबर व्हाट, देन द वैल्यू ऑफ के का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट में a1 का गुणांक x का गुणांक 3 है और b1 1 है और c1 अचर पद 1 को बराबर की साइड लेंगे, एंड a2 x का गुणांक 2k - 1 और b2 y का गुणांक k - 1 एंड c2 जो है -2k - 1 होगा। बराबर की साइड प्लस है, बराबर की साइड ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, इसलिए c2 -2k - 1 है। अब यहाँ पर कोई चूंकि a1/a2 फाइंड करेंगे, a1/a2 है 3/2k - 1 एंड b1/b2, b1 है 1/k - 1 एंड c1/c2, c1 -1/-2k - 1। अब यहाँ पे ये चूंकि कोई हल नहीं की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में क्या समीकरण निकाय जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 को वैल्यू 3/2k - 1 यहाँ पे है, तो लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर b1/b2 को क्या लिखेंगे 1/k - 1 1/k - 1 बराबर नहीं c1/c2 -1/-2k - 1। इस दोनों का जो है बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके के का मान फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × k 3k - 3, तो लिखेंगे 3k - 3 बराबर 2k - 1, या 3k 2k को इस साइड ले आएंगे -2k बराबर -1, -3 को बराबर उस साइड ले जाएंगे +3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1k और 3 में से 1 जाएगा 2, इसलिए k का वैल्यू 2 आया, जो यही फाइंड करने के लिए बोल रखा है। तो मैंने निकाल दिया, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन 3 स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानेंगे। हमारे हिसाब से जो विधि से हमें बनाने में अच्छा लगे उसी विधि को उपयुक्त माना जाएगा। यहाँ प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से बनाने के लिए बोल रहा है।
तो दो समीकरण दिए हुए हैं, मैंने दोनों विधि से समीकरण को हल करना सिखा दिया हूँ। तो आप लोग उस मेथड का प्रयोग करके इस समीकरण का हल ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ वज्रगुणन विधि से हल करके देखेंगे और कितना आ रहा है। वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला मैंने बता रखा हूँ, x बराबर a1 b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, यही होगा। तो आप सब समीकरण लिखेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन गिवन समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। और वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। वज्र गुणन विधि से x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। और y का फॉर्मूला होता है, y का फॉर्मूला क्या होता है? a1 या c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूला का यूज करके यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक a1 होगा, a1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर y का गुणांक b1 होगा, फिर अचरपद प्लस 9 है बराबर इस साइड लेंगे माइनस 9 होगा। और दूसरा समीकरण में x का गुणांक 3 है यानी a2 3 हो जाएगा, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा प्लस 4 है बराबर किस साइड लेंगे माइनस 4। तो ये इस तरह से x और y में जो है इस b1 c2 के जगह मान डालकर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और हल कर लेंगे और x और y का मान आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसी तरह का और वीडियो बनाना चाहिए, अपना विचार जरूर प्रकट करें। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ रहा होगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी खर्च का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के खर्च के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के खर्च के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। नियत व्यय और प्रतिदिन के मूल्य का भोजन नहीं पता है, उसको ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का खर्च ज्ञात करने के लिए है। नियत व्यय नहीं पता है, माना कि नियत व्यय बराबर x और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। एक छात्रावास मासिक एक नियत शेष छात्र एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है। प्रश्न से 20 दिन भोजन कर रहा है नियत व्यय वाला, तो x प्लस 20 और y और उसके लिए 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। पुनः प्रश्न से चलेंगे, और b जो है 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये पे करता है। तो x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान विलोपन विधि से और y का मान विलोपन विधि से ज्ञात करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा वही नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो आएगा वो y का मूल्य हो जाएगा। तो यही ज्ञात करने के लिए कहा था नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है। तो x और y का मान विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे और नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य फाइंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को परेशानी हो तो कमेंट करें, हम बताने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
वह भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले हम भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न का डेफिनेशन है अंश बट्टे हर को भिन्न कहते हैं, यानी अंश और बट्टे हर को भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर वही भिन्न फाइंड करना है। एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 4 का दूसरा क्वेश्चन है, सोल्यूशन गिव है। माना कि भिन्न का अंश बराबर, अंश नहीं पता है, और माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। प्रश्न से भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से, यानी अंश बट्टे हर, अंश यानी x अंश से 1 घटाया जाता है, और तो वह 1/3 हो जाती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3 -3 बराबर उस साइड ले जाएंगे प्लस, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आगे पढ़ेंगे, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x बट्टे y, हर y है, इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y + 8 या 4x - y बराबर 8, ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का हल विलोपन विधि से करके और इसका x और y का मान ज्ञात कर लेना है। x बराबर वाट और y बराबर वाट, तो भिन्न ज्ञात करना है। फिर अंत में भिन्न या x बट्टे यानी अंश बट्टे हर को भिन्न कहते हैं। x जो मान आया हुआ रहेगा वो, और y के मान जो आएगा वो लिख लेंगे, वही हमारा अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। तो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यश नाम का एक लड़का है जिसने 40 अंक अर्जित किया और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रहा है। अगर वह सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो गलत उत्तर पर 2 अंक कटता, तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। 4 का थर्ड सॉल्यूशन गिवन। माना कि सही उत्तर पर जो है x मार्क्स मिलते हैं। माना कि सही उत्तर के लिए मिला अंक बराबर x और गलत उत्तर के लिए मिला अंक बराबर y। प्रश्न से सही उत्तर जो है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, अशुद्ध 3 अंक यानी सही उत्तर पर 3 यानी 3x, और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है यानी 1y बराबर, तो वह 50 अंक, कितना अंक अर्जित करता? 40 अंक अर्जित करते हैं। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर के लिए x मान है 4x मिले, और अशुद्ध उत्तर पर तब 2 अंक की कटौती की जा रही है तो 2y, तो वह 50 अंक अर्जित करता है। ये इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान फाइंड कर लेंगे। सही उत्तर जो x का मान आएगा वो निकलेगा और गलत उत्तर जो x का मान आएगा वो। फिर टेस्ट में प्रश्नों की संख्या लिखेंगे अंत में। अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर x + y, यही हमारा आंसर। x का मान जो आया हुआ रहेगा वो प्लस y का मान जो आएगा वो, वही जितना आएगा वही टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या होगी। पूरा हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है।
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो ये एक राजमार्ग पर दो कार है, कार ए और कार बी, जिसका जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें खड़ी है और कार ए दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो लिखेंगे अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो लिखेंगे 4 का सॉल्यूशन। 4 का चौथा प्रश्न है सॉल्यूशन गिवन। माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। प्रश्न से चाल x माइनस y हो जाएगा। पहले ये पहले मिल रही है इसलिए, और चाल बराबर दूरी बटा समय 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और समय है 5 घंटा, इसलिए x माइनस वाई बराबर 5 एकम 5 20 से 100। x माइनस 20 बराबर x माइनस वाई बराबर समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से और दो कार है x और y और जो 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर x का मान जो आएगा वो कार ए की चाल होगा और y का मान जो होगा वो कार b की चाल होगा। तो ये फाइंड कर लेंगे और यही कार ए और बी दोनों कारों की चाल फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो जो x का मान होगा वही कार ए की चाल होगा, जो y का मान होगा कार b की चाल होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से। अब इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात करें। तो आयत की बीमा नहीं पता है, तो माना कि क्वेश्चन 4 का भी का सॉल्यूशन लिखेंगे। आयत की बीमाएँ पूछ रहा है, नहीं पता है। माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y x y। अब प्रश्न से क्या होगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे। लंबाई यानी x में 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई y में 3 जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला है आयत का। तो y 3 इकाई जो है 5 इकाई कम कर दे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल x y 9 इकाई कम हो जाता है, इसलिए माइनस। अब इसको हल कर लेंगे। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 5 दिया 15xy माइनस 9, ये xy कैंसिल। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15। 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6, ये समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, इसलिए प्लस। बढ़ रहा है इसलिए प्लस देंगे। यहाँ पर कम हो रहा था इसलिए माइनस दे। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। ये xy कैंसिल या 2x प्लस 3y बराबर 67 प्लस 6 बराबर कुछ साइड ले जाएंगे प्लस 61, ये समीकरण
सेकंड समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। जो x और y का जो x का मान होगा वो लंबाई होगा और जो y का वैल्यू आएगा वो चौड़ाई होगा। तो यही विमाएँ ज्ञात करना था। तो आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू, टेक केयर।